प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, निषाद पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली। इसी पर आज संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ मौजूद रहे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बताया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मन से जिताना है और हम लोग आज भी साथ हैं, कल भी रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिली, हम तो बहुत छोटी पार्टी है। अब कांग्रेस तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, उसको 2 सीट मिल रही थी, उसने कहा हम तुमको चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे और चुनाव जिताएंगे। हम लोग कह रहे थे खेरवन आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले अयोध्या राम जी को बैन हम लोग उतारे थे वहाँ पर, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों को जी तौर से जिताएंगे। यही कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया और विश्वास तक प्रयास रहा है कि देश को समाज हित में, देश के हित में किसी को, देश के लोगों ने बलिदान दिया है। मेरे पिताजी सेना में सूबेदार रहे, मेजर भी रहे और उन्होंने भी बलिदान दिया था देश के लिए, वो उनको सब। आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर, लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो अगर देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज के एक वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था। उस रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को, आपने देखा होगा, सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था और जीत लेने के बाद आप देखो सुख का राज आया था। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा, बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम हैं, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर हैं कि अपर कास्ट के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का। तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद,
दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम, भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है। और मैं, हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम कर रही है, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर वार हो रही है, कहीं 27 के सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 के खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज़ में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जवाब हमारे। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का है, बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है। और मैं, हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, पाठक जी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम कर रही है, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर वार हो रही है, कहीं 27 के सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 के खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज़ में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जवाब हमारे। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं,
और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने ज़मीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमेशा उत्तर प्रदेश में जब जब ताकत समाजवादी पार्टी को, इंडी गठबंधन को मिली है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पले और बढ़े हैं। कमज़ोर तबकों पर अत्याचार, अनाचार बढ़ा है। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में निषादों पर जो अत्याचार हुआ है, निषाद पार्टी के लिए उसे कभी भूलेंगे नहीं। गुंडे, बदमाश खुलेआम बहू बेटियों की इज्जत आबरू को बुरी नज़र से देखते थे, उन्हें परेशान करते थे, व्यापारियों का उत्पीड़न होता था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया था। आज हम कह सकते हैं कि राजग गठबंधन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह से विकसित राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं। अब बिजली के मामले में आप देखेंगे कि हम आज 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। पहले ये 20-22 हज़ार का आंकड़ा आते आते हमारे संसाधन हाफने लगते थे। बेसिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के स्कूल हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का मुकाम अब उत्तर प्रदेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश तेज़ी के साथ पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की सोच ये है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए डॉक्टर साहब के आवास पर। मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 का चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, तो उपचुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर लड़ रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं अकेले लड़ रही है। 2 सीटें मांगी थी इन्होंने, लेकिन आपने नहीं दी। और आरएलडी भी उनका सिंबल लिया है, लेकिन प्रत्याशी आपका ही है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को परास्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका आज मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि आने वाले समय में जिलों में कि डीएम और कमिश्नर की जिम्मेदारी रहेगी कि इस जिले में किस तरीके निवेश कराया जाए, किस तरीके आर्थिक में बढ़ावा दिया जाए। लगातार सरकार इस पर निर्णय दी जा रही और जिस डीएम और मंडलायुक्त का परफॉर्मेंस होगा उसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आम जनमानस के लिए कार्य कर, इसी के लिए बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया, जिसका मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, एफएआर बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए,
इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले ज़िले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%, और कम CD रेशियो के ज़िले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के ज़िले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर ज़िले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में ज़िले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू। ये हर जिले के लिए अलग अलग होगा, और जैसा आप जानते हैं कि MOU जो साइन हो रखे हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ के हैं, और इस बार अच्छी बात यह है कि ये 40 लाख करोड़ के MOU पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है कि जैसे वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा के इलाके में, गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आता है, लेकिन DM ने अपने प्रयास से क्या किया और उनके प्रयास से कौन से इन्वेस्टमेंट आए, इस बात का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। और इससे बड़ा प्रशासनिक कार्य क्या हो सकता है? DM का सबसे बड़ा रोल है जो उनके ज़िले में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे बड़ा प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता है। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है उसमें आपकी तरफ से क्या पॉजिटिव जो पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है उसको आप ACR में एसेस करेंगे? ये जो ऑफिसर का ACR पहले अपना वो रिपोर्टेड अपॉन ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं, तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे, जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस दो नए चीज़ों का उल्लेख वो अपने ACR भरते समय करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट आया, CD रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उनके ऊपर के ऑफिसर हैं जैसे DM के ऊपर कमिश्नर हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या प्रगति है। CD रेशियो के लिए क्या बैंकर्स की कोई ज़्यादा रिस्क? देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं बैंक्स की, उन सभी को DM हेड करते हैं, तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक्स को पूरी तरह और RBI के साथ पूरी तरह समन्वय करके उनको सेंसिटाइज करेगा। देखिए, ऐसा है कि ये एक रेशियो है, क्रेडिट का डिपॉजिट से एक रेशियो है। जो आप कह रहे हैं NPA बैड लोन होना, ये एक यूनिवर्सल फीचर है, ये किसी एक ज़िले में कंसंट्रेटेड नहीं है, ये सभी की स्थिति उसमें सामान्य है। और जैसे लखनऊ में लगभग
2,60,000 करोड़ का डिपॉजिट है पिछले साल, तो उसके अगेंस्ट करीब 1,50,000 करोड़ का एडवांसमेंट है। छोटे जिले होंगे वहाँ 7,000 करोड़ का डिपॉजिट होगा, उसके अगेंस्ट अगर उसने 6,000 करोड़ का भी क्रेडिट किया तो रेशियो उनका बेहतर हो सकता है लखनऊ से। लखनऊ का आज की तारीख में रेशियो 46% है। ये चीज़ का उल्लेख किया जाएगा उनके एसीआर में। यहाँ पे ग्रेडिंग होती है 0 से 10 मार्क तक, 8, 9, 10 के ऊपर को आउटस्टैंडिंग मानते हैं। तो जो भी उनके रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे जो अप्रोप्रिएट समझेंगे इस पॉइंट पे उनकी ग्रेडिंग करेंगे। एनबीटी हाँ जी जी हाँ, इसकी कॉपी अभी हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। ये सीडी रेशियो के टारगेट अभी हम लोग उनको 1-2 दिन के अंदर कम्युनिकेट करेंगे कि आपका साल के शुरू में क्या था और मार्च में उनको जहाँ तक जाना है। सर, डीएम और कमिश्नर की जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस और डीएम कोई करते हैं, एसीआर बेहतर होता है उनको लेकर के, तो कोई स्टेट लेवल पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई अवार्डी योजना या प्रशस्ति पत्र या प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था की? हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, अभी तक नहीं था बट हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एसीआर अपने आप में असेसमेंट ही है। आपका तीसरा? हाँ, एक ए है। तीसरा सवाल और कोई? शिकायत अक्सर इस तरह की सुनने की आती है, जिलों में डीएम अपना सरकारी फॉर्म नहीं भराते हैं, तो उसको लेकर के सर बार-बार सरकार गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन फिर भी बार-बार ये सब चीजें सामने आती हैं। हाँ, जल्दी होगा, ये 2-3 हफ्ते के अंदर होगा। न्यूज़ 18 राजीव जी, आपको पूछना है कुछ? किसी और को? ठीक है, थैंक यू। इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू। आप सबका इस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके निर्देशन में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त यानी कलेक्टर्स और डिविजनल कमिश्नर्स उनके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जिसको हम एसीआर भी कहते हैं, उसमें उनके ज़िले में और उनके मंडल में निवेश को बढ़ाने के लिए और सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इनके सापेक्ष क्या उपलब्धि रही है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले लगभग 7.5 साल में सरकार ने 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसकी मात्र 3% लोग सरकारी नौकरी में है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारे PSUs सभी मिलाकर ये आंकड़ा 3% का है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ इंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाता है। आप इससे भी वाकिफ़ हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने आयोजित किया था उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी संभावित है। और क्षेत्र के अंदर जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है, वांछित था 50, क्या कुछ पूरा हुआ? ये शाइन सिटी से संबंधित प्रकरणों में काफ़ी मुकदमे थाना गोमती नगर में लिखे हुए थे। इसमें अभियुक्तों की लगातार तलाश की जा रही थी पुलिस द्वारा। इसी क्रम में एक उच्च अधिकारियों द्वारा 50,000 का इनाम किया गया अभियुक्त था, जिसका नाम मोहम्मद अकरम पुत्र शहबान अली, निवासी ग्राम जफर गमज, थाना कमरौली, जनपद अमेठी था। इसकी आज पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना गोमती नगर की टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा इसकी गिरफ्तारी करी गई है। ये बेसिकली वहाँ पे लोगों को एज क्लाइंट्स लेके आता था और शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए उनको उकसाता था और बाद में फ्रॉड करता था। ये किसी इनके द्वारा कोई एक जगुआर टीम बना रखी थी, उसका ये सदस्य था। इस पे अभी 3 मुकदमे पहले से हैं। इसको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, पूछताछ करके इसे अग्रिम विधिक कार्रवाई। गोमती नगर में मुकदमे 3 दर्ज, किस टाइप के मुकदमे इस पर दर्ज? ये इस पे सारे 409, 420, 67, 68, 71 के मुकदमे दर्ज हैं। बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड्स के सारे मुकदमे हैं। कितने लोगों को अब तक ला चुका है ये इसमें?
ये अभी नंबर एग्जैक्टली इससे पूछा जाएगा जब विवेचना के क्रम में से दोबारा पूछताछ करी जाएगी। कब से काम कर रहा है? काफी पहले से काम कर रहा है, शुरू से इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और जैसा जैसा आगे निकलेगा अवगत कराएंगे। अमेठी का रहने वाला है, लखनऊ में जिस तरीके से साइडें चल रही थी, साइडों को लेकर के 50,000 का इनामी भी है, क्या यहाँ पर किसी जमीन की डीलिंग के लिए आया हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि ये शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स में साथ रहा है, शुरू से इनके पहले पार्टनर रहा है। शाइन सिटी के प्रोजेक्ट्स में जो भी लोग थे उसमें टीम्स बटी हुई थी, उन्हीं टीम्स में से एक टीम का ये भी सदस्य था, पहले से काम कर रहा था, इसीलिए आया था यहाँ पे। इसको गिरफ्तार करके जेल। कितना पैसा इन्वेस्ट कराया लोगों ने? एग्जैक्ट नंबर के लिए भी पूछताछ करी जाएगी। जयगवार टीम में कुछ और लोग भी शामिल है, टीम में बता रहे हैं, टीम बना रखा था। जैसा कि मैंने कहा कि विवेचना चल रही है, विवेचना में जो चीज आगे निकल के आएंगे अवगत कराएंगे।